QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है उसके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जितने भी टॉपिक हैं, हम अलग अलग टॉपिक को आपको जो है क्वेश्चन मेंस में कैसे लिखा जाए पूरा मैं आपको बता दे रहा हूं। नोट्स कैसे तैयार किया जाए, नोट्स आपको ये मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेंस के सारे टॉपिक की क्लास आपको मिल जाए। जो भी आपके क्लास होगी उसमें याद रखिएगा हम अलग अलग जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कैसे लिखा जाए वो बताऊंगा। क्वेश्चन को तोड़ने की कला कैसी होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चन को तोड़ने सीख जाते हैं तब हम मेंस में हम लिखते हैं तो अच्छा जो है आंसर होता है। दूसरा, जब तक हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो लिखने के लिए याद रखिएगा हमारे पास हमारे दिमाग में वो कंटेंट नहीं रहेगा, तो जो है शब्द अचानक खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो भी टॉपिक हो पहले हम टॉपिक की चीज़ों को हमें विस्तार पूर्वक सोचना है, विस्तार पूर्वक उसे हमें समझना है और फिर उसका आंसर लिखना है। याद रखिएगा जब आप आंसर लिखते हैं तो शुरू में आपसे आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन आप घबराइएगा मत नहीं, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा एक दिन में एक आंसर लिखने से, दो आंसर लिखने से अपने आप को कभी जज मत करिएगा और ये मत सोचिएगा कि हम कमजोर हैं। ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लगातार क्वेश्चन लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो गलती अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाती है और जो है क्वेश्चन हमारा धीरे धीरे क्या होता है, परफेक्ट बनता चला जाता है। तो एक दिन में कोई भी आंसर नहीं लिखाता है। तो आप लोग एक दिन में, दो दिन में जब कोई आंसर लिखते हैं परफेक्ट नहीं होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, तो आंसर लिखना छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, आप आंसर लिखते रहिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्री पास करने से जो है सिलेक्शन नहीं होता है जब तक हम जो है मेंस में अच्छा नंबर ना लाएं। तो लिखने की कला हमें होनी चाहिए। हमारा यही प्रयास है कि आपको लिखने की कला हो, लिखने का जो आपका जो शैली हो वो प्रभावशाली हो। क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है तो जो मेरा प्रयास है मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताइएगा। आज का जो है क्वेश्चन है याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज याद रखिएगा जो 1857 का जो विद्रोह है, बिहार स्पेशल को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता थे तो क्या योगदान था, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा आपको करनी होगी। यह क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा उसका विस्तार कहां तक था, तो हम एक जो है बिहार का मैप बना करके हम आरा, पटना, इन सब क्षेत्रों को दिखा सकते हैं, जगदीशपुर, जहां पर 1857 का विद्रोह बिहार में फैला हुआ था। फिर बिहार में क्या भूमिका थी, खास करके वीर कुंवर सिंह की। तो एक एक चीजों को हम बिल्कुल जो है सीक्वेंस वाइज आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। तो आप लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन लिखने का जो है आपको एक आइडिया पता चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के कारण। अब देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 4 आयाम पूछे गए हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पहले हमें क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप, परिणाम को बताते हुए इसकी असफलता के कारणों की चर्चा करनी है हमें। तो एक ही क्वेश्चन में 4 आयाम पूछे गए आपसे, कौन कौन से। 1857 के विद्रोह के कारण पूछा गया, स्वरूप पूछा गया, इसके क्या स्वरूप थे, उसका नेचर क्या था। इसके अलावा क्या परिणाम निकल के आया 1857 के विद्रोह का, और 1857 विद्रोह अपने परिणाम में पूर्ण तरह से सफल नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, तो असफलता के क्या कारण थे जिससे 1857 का विद्रोह जितनी तेजी से फैला था उतनी ही तेजी से वो जो है सिमट गया, अचानक से समाप्त हो गया। तो उसके पीछे क्या कारण थे इसको देखना है। और जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम 1857 के विद्रोह में जो है बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी उसको देखेंगे। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम भूमिका बताएंगे। कभी भी जब याद रखना क्वेश्चन लिखा जाता है तो क्वेश्चन के सीक्वेंस को पहले हमें समझ लेना होता है कि हम किसके बाद क्या लिखेंगे। जब तक हम क्वेश्चन के सीक्वेंस को नहीं लिखते हैं तब तक एग्जामिनर प्रभावित नहीं होता और हमें नंबर कम देता है। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अगर हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए, या फिर जो है शब्दों की अगर बात करें तो 25 से 30 वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन
लॉन्ग में आएगा, याद रखिएगा ये विस्तार वाले क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार में लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कारण की चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह के क्या कारण है। फिर याद रखिएगा उसका हम स्वरूप देखेंगे कि किन विद्वानों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप को, उसके नेचर को क्या बताया है। इसके बाद हम याद रखिएगा परिणाम की चर्चा करेंगे कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकल के आया, क्या नया बदलाव हुआ है, और वो बदलाव बहुत व्यापक हुआ है, चर्चा करेंगे। और असफलता के कारणों को देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपको इसी सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा नोट्स, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा 72 बीपीएससी का जो समाधान बैच मैंने शुरू किया है, याद रखिएगा बहुत कम फीस है, इसका जो है डिटेल में आप जाकर के हमारे ऐप एग्जाम वे पे वहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसका जो है लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक आप जाकर के जरूर ओपन करिएगा। और एक बार डेमो क्लास लेके देखिए कि प्री की एग्जाम के लिए डेमो क्लास आपके जो है अनुसार है या नहीं है। तो मैंने बहुत चीज़ों को अच्छे से बताने का प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अब भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो औपनिवेशिक शासन की गलत नीतियों, तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह का अगर हम बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ है, उसके पीछे कई कारण थे, उन कारणों की हमें चर्चा तो करनी ही होगी। तो भूमिका में लिख रहा है कि औपनिवेशिक शासन की अर्थात ब्रिटिश शासन की जो गलत नीतियों और इन नीतियों के कारण जनता में व्याप्त असंतोष, तो जो नीतियां थी उसी से जनता में असंतोष फैला हुआ था, के कारण उत्तर और मध्य भारत में जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इन विद्रोह को 1857 का विद्रोह कहा गया, जिसका तत्कालिक कारण सिपाहियों का असंतोष था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ तो भूमिका में जब ये बताएंगे तो 1857 के विद्रोह की भूमिका में हम ये भी बता सकते हैं कि ये विद्रोह के जो है अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज के माध्यम से समझें तो विद्रोह में 3 वर्ग सबसे ज्यादा योगदान दिए थे। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे, तो एक आपका याद रखिएगा जो राजा थे और खास करके कुछ जमींदार थे, जैसे हमारे कुंवर सिंह जमींदार थे, तो कुछ राजा और स्थानीय जमींदार इन्होंने नेतृत्व किया। दूसरा सिपाहियों ने किया था, सिपाहियों ने, ठीक है, तो सिपाहियों ने भी 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। और तीसरा है आम जनता ने, तो आम जनता याद रखिएगा इसने भी 1857 विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। 3 वर्ग थे। तो आप इस तरह का जब डायग्राम बनाते हैं और आप उसको जो है बताते हैं तो एग्जामिनर प्रभावित होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था, राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में उसका नेतृत्व किया और आम जनता ने क्या किया, इनका भी सहयोग किया और इनका भी सहयोग किया। बात समझ में आया नहीं आया, तो दोनों का सहयोग किया, सिपाहियों का भी और जो है किसका, तो याद रखिएगा राजाओं का। तो इस तरह से हमें डायग्राम बना करके हमें उनको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 1857 के अगर हम विद्रोह की बात करते हैं, विद्रोह के कारण की बात करेंगे, तो विद्रोह के कारण कोई एक कारण नहीं थे, विद्रोह के कई कारण थे। एक तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, लेकिन उसके दीर्घकालीन कारण पहले से ही चले आ रहे थे। असंतोष पहले से व्याप्त था, बस मौका था, मौका मिला नहीं था। और जब मौका जो है चर्बी वाले कारतूस मिला, सिपाहियों ने जब मेरठ में विद्रोह की शुरुआत किया, तब आम जनता को लगा कि नहीं, हम भी इन नीतियों से प्रभावित हैं। ना आम जनता चर्बी वाले कारतूस से प्रभावित नहीं थी, लेकिन आर्थिक कारणों से प्रभावित थी, सामाजिक कारणों से प्रभावित थी, राजनीतिक कारणों से प्रभावित थी। बहुत सारे राजा अलग अलग, आम जनता अलग अलग कारणों से प्रभावित थे और सब एक साथ मिलकर के अब विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसीलिए हमें पहले टॉपिक को समझना होगा और फिर हम जब इसको लिखेंगे तब आंसर प्रभावशाली होता है। तो 1857 के जब आप विद्रोह के बारे में बताएंगे तो पहले आप दीर्घकालीन कारणों को बताएंगे कि कौन कौन से दीर्घकालीन कारण थे। जैसे राजनीतिक कारण, ये याद रखिएगा राजनीतिक कारण कोई एक दिन में नहीं पनपा था। अभी जब आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक कारण कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी जो 50 सालों से चली आ रही थी, शोषणकारी नीतियां थी, जिससे आम जनता भी प्रभावित थी और राजा भी प्रभावित थे। दूसरा आपका है आर्थिक कारण। कौन सा, तो दूसरा है आर्थिक कारण। ऐसे बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं
शोषणकारी काम किए गए थे। जो जमींदार और महाजन ब्रिटिश जो है अधिकारियों के साथ मिलकर बहुत सारे जो जबरदस्ती कर वसूलते थे, चाहे वो कृषि पर हो, मजदूरों से हो, व्यापारियों से हो, जनजातियों से हो, किसी से भी हो, तो उसका परिणाम था। इसके अलावा सामाजिक कारण बहुत सारे थे। समाज भी प्रभावित था ब्रिटिश सरकार की अलग अलग नीतियों से, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद धार्मिक कारण थे, और धार्मिक कारण की वजह से लोगों में गुस्सा ज्यादा आता है आज भी और उस समय भी। तो धार्मिक कारणों में अगर किसी के धर्म के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि धार्मिक कारणों में बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों परेशान थे। वो दोनों को ईसाई बनाना चाहते थे, उनके ऊपर तरह तरह के मंदिर और मस्जिद पे कर लगाते थे, तो इस वजह से विद्रोह हुआ। सैनिक कारण था, सैनिकों के साथ भी दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ अगर कहा जाए तो उनके साथ जो भेदभाव होता था, इस वजह से सैनिकों ने भी जो है एक कारण को रूप में देखा गया। अब दूसरा आप क्या लिखोगे, तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण क्या था, जो चिनगारी का काम किया वो था चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। इसी से विद्रोह क्या हुआ, भड़क गया। और जब विद्रोह चारों तरफ फैलने लगा तो जो जो ब्रिटिश सरकार से असंतोष था, चाहे जिस कारण से रहा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब ने मिल करके उसमें अपनी अपनी आहुति देना शुरू कर दिया, विद्रोह का नेतृत्व किया। जगह जगह पर लोगों ने सिपाहियों का साथ दिया, सिपाहियों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किया, राजाओं को जो है सहयोग किया, राजाओं की सेना में शामिल हुए, तो बहुत सारा काम किया है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है, ठीक है। तो ये तो अभी आप डायग्राम के माध्यम से इसको जो है मैं बना करके आप ऐसे इसको बताएंगे। आप डायग्राम बना सकते थे, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कारण। अब कारण लिखने के बाद एक तरफ क्या है, एक तरफ हम लिख सकते हैं दीर्घकालिक कारण। तो आप जब मेंस में आंसर लिखें तो आप पहले शुरू में बता दें दीर्घकालिक कारण क्या क्या है। आप इन सबके बारे में यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट में लिख दें, और इधर लिख दें कौन सा कारण, तो तत्कालिक कारण लिख दें ऐसे। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप जो है कॉपी भी अच्छी लगेगी देखने में, कंटेंट भी अच्छा रहेगा, और एग्जामिनर को जो है चेक करने में आसानी और आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस में लिखना होगा। आप पहले ये नहीं लिख सकते हैं, पहले आपको ये बताना होगा कि दीर्घकालीन कारण क्या थे, तब तत्कालिक कारण की ओर आएंगे। हम तत्कालिक कारण अगर पहले लिख देंगे, ये सब बाद में लिखेंगे, तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होता है वो प्रभावशाली नहीं बन पाता है। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, सबसे पहले राजनीतिक कारणों की बात करते हैं। तो याद रखना, मैं सारे जो ये क्वेश्चन है इसको मैं डिटेल में बिल्कुल बता रहा हूं कि कैसे इसको हमें जानना है, कैसे इसको समझना है, और कैसे अदर टॉपिक को कैसे हमें जानना है, और कैसे उसके बारे में याद करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला आपका है राजनीतिक कारण। तो 1857 के विद्रोह के दीर्घकालीन कारणों में राजनीतिक कारण भी थे। कई ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई। कौन सा कारण था? पहला जो कारण था आप देख सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, राज्यों में कंपनी की सेना रखना। लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि लाया था, तो सहायक संधि, अब देखिए यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा है। पॉइंट में लिखने से क्या होता है, आप सारी बातों को लिख देते हैं और आपकी बात रिपीट नहीं होती है, और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उससे कई राज्य प्रभावित थे, जैसे सतारा हो गया, जैसे आपका जो है देखा जाए तो क्या कहते हैं अवध का क्षेत्र हो गया। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो वेलेस्ली की सहायक संधि से प्रभावित थे, जैसे हैदराबाद हो गया। तो इन राज्यों पर जब कब्जा कर लिया गया तो राजा असंतोष में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष में बैठे थे, लेकिन जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो राजाओं ने उसमें सहयोग किया, क्योंकि बहुत सारे राज्य जो याद रखिएगा और राजा वेलेस्ली की सहायक संधि से प्रभावित थे। तो ये भी एक कारण हो गया। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय किया गया, जैसे सतारा का, जयपुर, संभलपुर का, बघाट का, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा आपका करौली, ऐसे बहुत सारे राज्यों का क्या किया गया, विलय किया गया। आपको अगर ये सन नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल में एक दो राज्य लिख सकते हैं। अगर सब नहीं याद है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो राज्य जब एग्जाम्पल में लिखेंगे तो आंसर और प्रभावशाली बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि
और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने भारत के बहुत सारे राज्यों, जो राज्य थे और बहुत सारे राजा थे, उनको प्रभावित कर दिया। वो सब जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जो है परेशान थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। अगर बहुत सारे राजा सामने नहीं आ पाए तो लेकिन वो छुप छुप करके भी उस सिपाहियों का और आम जनता का सहयोग करते थे, ये भी जो है देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, राजनीतिक कारणों की बात की जाए तो एक कारण यह भी था कि हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र अधिकार की समाप्ति कर दी गई थी। डलहौजी ने किया था कि जिनके बेटे नहीं हैं वो याद रखिएगा आने वाले भविष्य में राज्य में, याद रखिएगा अगर उत्तराधिकारी नहीं है उनके तो वो गोद नहीं ले सकते हैं, और गोद नहीं लेंगे, दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब राजा मर जाएंगे तो राज्य ब्रिटिश सरकार में शामिल कर लिया जाएगा। अब आप समझो कि बिना युद्ध लड़े सहायक संधि के द्वारा और हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे अधिक विस्तार किया राज्य का। ये दो नीतियों ने खून भी नहीं बहाया और जो है राज्य पे भी कब्जा कर लिया, भारत के राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, अगला है नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। तो नाना साहब की जब पेंशन रोकी गई तो नाना साहब का जो आपका कानपुर का क्षेत्र था, वहाँ के लोगों को बड़ा गुस्सा हुआ कि हमारे राज्य जो है, जो राजा हैं उनकी पेंशन रोक दी गई, उनका अपमान हुआ है। इसके अलावा राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय किया गया, जैसे अवध का। याद रखिएगा जब अवध के विलय की बात आई तो अवध का विलय क्यों किया गया, इसके पीछे कारण था। क्या कारण था आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम एक मैप के माध्यम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, बंगाल पर भी ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में अवध जो था एक बफर स्टेट था। ठीक है, जब दो बड़े राज्य के बीच में छोटा राज्य होता तो उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो अवध पे कब्जा करना जरूरी था, लेकिन अवध पे कब्जा करने के लिए कोई कारण इनको दिख नहीं रहा था, कोई कारण नहीं दिख रहा था इनको कि कब्जा करें तो कैसे करें। तो इन्होंने आरोप क्या लगाया कि राज्य में कुशासन फैला हुआ है, अर्थात राजा जनता को परेशान कर रही है, झूठा आरोप लगा करके। और अवध को क्या किया, अवध पर आक्रमण करके अवध को पर कब्जा कर लिया। तब अवध की महारानी जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने लखनऊ को बचाने के लिए, अवध के क्षेत्र को बचाने के लिए 1857 के विद्रोह में जो है अपना योगदान दिया। तो ये भी उससे प्रभावित थी। किससे, तो याद रखना कुशासन जो हड़प लिया गया था राज्य उनका, उससे प्रभावित थी। तो सब प्रभावित थे लेकिन सबके कारण अलग अलग थे। ठीक है, अब ये इसके अलावा एक कारण और भी था। याद रखिएगा कारण क्या था, तो मुगल जो छठा कारण है, याद रखिएगा नंबर 6 कारण जो है, जो मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को द्वितीय भी कहते हैं, जफर भी कहते हैं। उनका अपमान किया गया। अपमान कैसे हुआ, वो रहते थे लाल किला में, लाल किला से उनको निकाल करके हुमायूं के मकबरे में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा जो बादशाह का पद धारण करते थे, बादशाह जो मुगल बादशाह होते थे, राजा वो बादशाह का पद धारण करते थे, तो बादशाह के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जब मुगल बादशाह का अपमान हुआ तो जो आसपास की जनता थी, जो है आपका कहां पर, दिल्ली के आसपास या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की जो जनता, खासकर मुस्लिम जनता और हिंदू जनता भी, जिन्हें जो नाम मात्र का ही राजा लेकिन राजा मानती थी, जब उनका अपमान हुआ तो उनके मन में भी एक बात का गुस्सा आया कि नहीं, जो है हमारे राजा का इस तरह बूढ़े राजा का अपमान नहीं होना चाहिए था। इसीलिए जब 1857 का जब विद्रोह होता है तो देखा होगा मेरठ से सिपाही जब दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को, तो देखा होगा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जब दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ तो वहां कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। क्यों हुए, क्योंकि राजा जो है लीड करने लगे और राजा का अपमान से सब प्रभावित थे। तो लोगों को लगा कि नहीं, ब्रिटिश सरकार को हराया जा सकता है, तो लोग इकट्ठा हुए और राजा का समर्थन करने के लिए। तो इसीलिए इकट्ठा हो गया क्योंकि राजा को वो मानते थे अपना राजा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो मुगल बादशाह का जो अपमान हुआ था ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह में। अब आप जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही कारणों को बताएंगे, एग्जाम्पल दे के बताएंगे, तब नंबर ज्यादा मिलता है। देखिए एक होता है आंसर लिखना, नाम मात्र का आंसर हम लिख देंगे, उसमें नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जब हम तर्क के आधार पर आंसर लिखते हैं, पॉइंट में आंसर लिखते हैं, हम हेडिंग डाल के मतलब एक चीज को सीक्वेंस में आंसर लिखते हैं, तभी नंबर ज्यादा मिलता है। तो हमारा यही बताने का प्रयास है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
याद रखिएगा। अब आते हैं कौन सा कारण है, आर्थिक कारण है। 1857 के विद्रोह का अगर आर्थिक कारणों की बात करते हैं तो आर्थिक कारणों में याद रखिएगा, पहला कारण क्या है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, देखा होगा, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो और चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, जो किसानों से भू राजस्व नीति लागू की गई थी, लगान वसूला गया था, वो अनैतिक था, मनमाना था, जमींदारों का और महाजनों का शोषण था। जमींदार महाजन जनता का शोषण करते थे, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, इसीलिए याद रखिएगा ये असंतोष था। तो याद रखिएगा इन तीनों नीतियों से भी आम जनता परेशान थी और खास करके परेशान कौन था, किसान वर्ग परेशान था। तो किसान वर्ग ने भी 1857 विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका पे निभाई, जितना हो सका था उतना सहयोग सिपाहियों का भी दिया और राजाओं का भी दिया। भू राजस्व नीति द्वारा किसानों का शोषण करना, कृषि के वाणिज्यीकरण से उत्पन्न खाद्य संकट, याद रखना हमारे यहाँ उस समय भी अकाल पड़ता था, उस समय भी कृषि परंपरागत बैल से होती थी, परंपरागत औजार से कृषि होती थी। तो याद रखिएगा कृषि एक तो याद रखिएगा अकाल और सिंचाई की सुविधा न होने से और परंपरागत कृषि होने से खाद्य का जो उत्पादन होता था ये बहुत कम होता था। लोग खाने के लिए ही पैदा करते थे, बेचने के लिए नहीं होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने वाणिज्यिक खेती की शुरुआत किया, अर्थात नील की खेती की शुरुआत किया। जहां पर रबड़ हो सकता था वहां रबड़ की खेती की शुरुआत शुरू किया, जहां पे जो है चाय पैदा की जा सकती थी वहां चाय की खेती शुरुआत किया, जहां पर कॉफी की पैदावार हो सकती थी वहां कॉफी की शुरुआत किया। तो याद रखिएगा जब इनकी खेती शुरू हुई तो जो खाद्यान्न फसलें थी वो क्या हो गई, कम हो गई। एक तो पहले से उत्पादन कम था और उत्पादन कम हो गया। तो जिस खेत में चावल लगना था वहां नील की पैदावार हो रही है, तो चावल कम हुआ कि नहीं हुआ। अब खाद्य संकट भी होगा, दूसरी तरफ अकाल पड़ रहा है, उतनी व्यवस्था थी नहीं उस समय, दूसरा लगान भी देना है। तो ये इतने जाल बिछा के रखा था ब्रिटिश सरकार ने कि आम जनता उसमें एक जकड़ी हुई थी। ठीक है, इसको हमें जानना समझना जरूरी है। ठीक है, तो कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ इससे किसान बहुत प्रभावित हुए। तो जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति थी उससे किसान सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर आदि परंपरागत उद्योग समाप्त हो गया। आपको पता होगा कि सारा कच्चा माल ब्रिटिश सरकार ले जाती थी अपने यहाँ, वहां से बने बनाए कपड़े भारत आते थे और कपड़े मशीन से बनते थे। तो मशीन से जब कपड़े बनेंगे तो वो सस्ते होंगे। यहाँ हस्तशिल्प, हथकरघा अर्थात कुटीर उद्योग, हाथ से जो सामान बनाए जाते थे उसमें मेहनत लगती थी, स्किल लगता था, तो वो सामान महंगे होते थे। तो ब्रिटिश सरकार जब सस्ते दाम पे सामान बेचेगी तो जाहिर सी बात है कि सस्ते दाम पे सामान सब लेगा। तो जो महंगे सामान होते थे जो हमारे गांव में बनते थे, हमारे कस्बों में बनते थे, वो बिकना बंद हो गए। तो जो उससे प्रभावित लोग थे इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में योगदान दिया, वो इन कारणों से प्रभावित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक शब्द कहा था कि जो है हमारी नीति कुछ ऐसी है हम जिससे भारत के मजदूरों की हड्डियां मैदानों में पड़ी हैं, उसने कहावत कही थी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं। लगान की ऊंची दर से जो है कृषक प्रभावित थे, लगान देते देते वो थक जाते थे। लगान जब नहीं दे पाते थे तो उससे दो तरह का उनका उत्पीड़न होता था। पहला क्या, लगान न देने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखिएगा उनके ऊपर लगान बढ़ता जाता था। तो क्या होता था, लगान जमा नहीं कर पाए तो उन महाजन और साहूकार क्या करते थे, सफेद कागज पर उनसे अंगूठा लगवा लेते थे और फिर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे। तो जो किसान कभी खेती जो करता था आज वही किसान अपने ही खेत में महाजन की ओर से मजदूरी करेगा। बात समझ में नहीं आया। दूसरा, अब उन महाजन और साहू जमींदारों के यहाँ घरों में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो बहाना बनाते थे, झूठ बोलते थे कि आपके पिताजी ने इतना कर हमसे लिया था, पैसा लिया था, ऋण लिया था लगान जमा करने के लिए। लगान जमा करने के जो ऋण लिया था हमें पैसा नहीं दे पाए, इसलिए उस लगान को चुकाने के लिए आपको हमारे घर में काम करके चुकाना होगा। तो उनको काम करने के लिए फ्री में एक तरह से मजदूर मिल गए, घरों में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, और दूसरा खेत भी मिल गया।
तो इस तरह का शोषण करते थे जिससे आम जनता काफी प्रभावित थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ, लोगों को लगा कि हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं, तो आम जनता भी उठ खड़ी हुई। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या है, कृषि और उद्योग की उपेक्षा की गई। याद रखना, हमारे यहाँ ना तो कृषि पर पैसा खर्च किया गया, ना उद्योगों पे पैसा खर्च किया गया, और ना हमारे यहाँ उद्योग लगाए गए, तो इससे भी आम जनता प्रभावित हुई। इन तथ्यों की पुष्टि कंपनी के निर्देशक मंडल के उपाध्यक्ष के एक कथन से होती है। याद रखिएगा, एक जो है मालेसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि हमारा तंत्र बहुत कुछ एक स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा के तटों से अच्छी चीजें सोख लेता है और टेम्स के तट पर जाकर के उसे निचोड़ देता है। तो गंगा के तट पर बंदरगाह था कलकत्ता। तो याद रखना, उसने कहा कि हमारा जो है तंत्र कुछ ऐसा था कि अच्छी चीजों को हम गंगा के तट से निचोड़कर स्पंज की तरह था और जाकर के टेम्स नदी के तट पर जो है निचोड़ देता था। इस तरह का शोषण ब्रिटिश सरकार ने किया था। तो ये जानना हमें समझना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारणों की। कौन कौन से सामाजिक कारण हैं? याद रखिएगा, जो सामाजिक कारण थे, इससे भी आम जनता परेशान हुई। जैसे सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से रूढ़िवादी वर्ग को जो है रुष्ट हो गए। जैसे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, विधवाओं के पुनर्विवाह को लागू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है नर बलि प्रथा आदि को समाप्त कर दिया। तो जब सामाजिक सुधार के काम किए, तो जो भारत का रूढ़िवादी वर्ग था, जो याद रखिएगा, जो बदलाव में विश्वास नहीं करता था, जो सती प्रथा का समर्थन करता था, जो बाल विवाह का विरोध समर्थन करता था, जो विधवाओं के जो है विवाह का विरोध करता था, वो वर्ग खड़ा हो गया। उसने कहा कि अंग्रेज कौन होते हैं? हमारी प्रथाओं में सुधार करने वाले। तो याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ प्रथा थी, अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि ये बुराई है, और उस बुराई को दूर करने का जब काम किया तो हमारे रूढ़िवादी वर्ग ने जो है इसका विरोध किया। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा भारतीयों के साथ याद रखिएगा नस्लीय भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को जो है अपशब्द कह के बुलाया जाता था, उनको जो है नाम से नहीं बुलाया जाता था, उन्हें जो है गाली दे के बुलाया जाता था, एब्यूज वर्ड का इस्तेमाल होता था। ये भी एक कारण था जिससे लोगों के में गुस्सा आता था। अभी आप ही जो है किसी को जो है उनके नाम से ना बुला करके किसी जो है ऐसे शब्द से बुलाइए जिससे बुरा लगे, तो उसके मन में अगर आपसे वो जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन में उसके मन में आपके प्रति नफरत हमेशा रहेगी, और जब अगर उसको मौका मिलेगा तो ईंटा मार के भागेगा ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है इस बात का। ठीक है, वही गुस्सा उस समय ब्रिटिश सरकार के लिए था। भारतीय शिक्षा और साहित्य का उपहास जो है किया गया था, अर्थात भारतीय शिक्षा के और साहित्य का मजाक उड़ाया जाता था। पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य का प्रचार प्रसार जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाने पर बल दिया जाता था। तो जब भारतीय शिक्षा का बहिष्कार किया जाता था, भारतीय शिक्षा का जो है अपमान होता था, तो उससे भी लोग परेशान होते थे, उससे भी लोगों में गुस्सा था। और जब जबरदस्ती पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने पर बल दिया जाता था, तो उससे भी आम जनता को जो है क्या होता था, जो है एक तरह से क्या कहते थे, उनके मन में गुस्सा आता था। ठीक है, अब आते हैं धार्मिक कारणों की बात कर लेते हैं। धार्मिक कौन कौन कारण थे? 1813 एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया गया, अर्थात अब ईसाई मिशनरियां भारत आकर के धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो धर्म का प्रचार किससे करेंगे? कौन सा वर्ग है? तो जो हिंदू वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसी को जबरदस्ती कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान जो छोड़ करके आप जो है क्या बनिए, ईसाई बनिए। तो ईसाई धर्म का प्रचार करना भी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। तो ये भी एक बड़ा कारण था। अगर आपको लालच देते थे, अगर आप पैसे से हो गए, आपको नौकरी देने का लालच देते थे, अगर आप उससे हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक भी आपको ईसाई बनाने पर विवश किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा 1950 में पैतृक संपत्ति कानून में परिवर्तन किया गया, अर्थात जो व्यक्ति ईसाई धर्म नहीं अपनाएगा उसे उसके पिता की संपत्ति से हिस्सा नहीं मिलेगा। लिखा है ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल सकता था, नहीं तो अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था। किसके लिए? याद रखना, विद्रोह में जो है आग भड़काने के लिए, कारणों में। दूसरा,
अगर कहा जाए तो मंदिर और मस्जिद से जुड़ी संपत्तियों की कर उगाही, अर्थात मंदिर और मस्जिद पर जब कर लगाया जाने लगा तो दोनों वर्ग नाराज हुए, हिंदू भी और मुसलमान भी। उन्होंने कहा कि हम कर क्यों दें, ठीक है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद पर कर नहीं लगाया जा सकता है। तो उनके मन में ये गुस्सा आ गया। ईसाई जो उपदेशक द्वारा ईसाई धर्म को सेना के बीच प्रचार प्रसार किया जाता था और सेना में कहा जाता था अगर कोई सैनिक ऊंचे पद पे जाना चाहता है तो ईसाई धर्म अपना लेगा तो उसे ऊंचा पद मिलेगा, नहीं तो नीचा पद मिलेगा। तो सूबेदार के पद तक ही भारतीय जा सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। मेजर याद रखिएगा, एडवर्ड ने भी कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य इसे ईसाई बनाना है। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने और व्यापार करने ही आए थे हमारे यहाँ। तो ईसाई धर्म को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जिस जिस हद तक जाना था उस हद तक वो गए, ठीक है। अब सैनिक और तत्कालीकरण बात कर लेते हैं। तो सैनिक सुधार जो याद रखना, सुविधाओं की कटौती करना। भारतीय सिपाहियों को जो है सुविधाएं कम मिलती थी, खाना समय पे नहीं मिलता था, खाना खराब मिलता था, उन्हें जो है एब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करके बुलाया जाता था, उन्हें छोटी छोटी सजा, गलती पर बड़ी बड़ी सजाएं मिलती थी, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था, उन्हें भूखा रखा जाता था, उनके जो है मुंह में जो है क्या कहते थे लाल मिर्च डाल देते थे, वो तड़पता रहता था। तो छोटी छोटी गलतियों पर भारतीय सिपाहियों को बहुत मारा जाता था, ठीक है। निःशुल्क डाक सुविधा और अतिरिक्त कार्य भत्ता की समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि डाक व्यवस्था की शुरुआत 1853 में ब्रिटिश सरकार ने किया था, भारतीय सैनिकों के लिए किया था सबसे पहले। क्यों किया था कि भारतीय सैनिक बहुत दिन से अपने घर से दूर रहते थे, तो घर का जो एक मोहमाया थी वो लगी रहती थी, इसलिए सैनिक क्या करते थे, नौकरी छोड़ के भाग आते थे। इसीलिए क्या किया गया ब्रिटिश सरकार ने कि डाक व्यवस्था शुरू किया था कि अपने घर से अगर पत्र व्यवहार करते रहेंगे तो पत्र व्यवहार होने से क्या है कि एक जो इमोशनल है वो अटैचमेंट बना रहेगा। लेकिन बाद में क्या, वो निःशुल्क होता था, बाद में उस पर कर लगा दिया गया, कहा कि पैसे से डाक व्यवस्था होगी, तो उससे भारतीय सैनिक में जो एक छोटा मोटी सुविधा दी गई थी वो भी छीन ली गई। सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव होता था, मैंने बताया, इनको जो है कभी नाम से नहीं पुकारते थे, छोटी छोटी गलतियों पे इनको बहुत मारते थे। 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को समुद्र पार कार्य के लिए विवश किया गया। हमारे यूपी बिहार के सैनिकों में, खास करके अवध के और बंगाल के सैनिकों में एक परंपरा थी वहां के लोगों में कि हम समुद्र देखना पाप माना जाता था। क्यों, कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी था तो सैनिकों को क्या किया गया, समुद्र दिखाया नहीं गया, समुद्र में जो है डाल दिया गया और उनको समुद्र के रास्ते कहाँ ले जाया गया, म्यांमार युद्ध में ले जाया गया। तो इससे भी जो है बर्मा युद्ध में, तो जो समुद्र को देखना पाप समझता था, समुद्र के रास्ते वो जा रहा है, तो जब वो सैनिक घर आया और घर आकर के बताया कि हमने समुद्र ही नहीं, समुद्र में तैर के हम गए नाव के माध्यम से, तो आम जनता जो उनके घर के लोग थे उनको बहिष्कार कर दिए। तो सैनिक न घर के न घाट के, उससे भी असंतोष हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तत्कालीकरण पे, तो याद रखिएगा तत्कालीकरण क्या था, चर्बी वाला कारतूस था कि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय की इस चर्बी से हिंदू प्रेस जो है नाराज हो गए, और सुअर इस्लाम धर्म में हराम है, तो उससे जो है वो नाराज हो गए। तो हिंदू और मुसलमान सैनिक दोनों भड़क गए। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू सैनिक भड़के, मुस्लिम सैनिक भी उसमें क्या हो गए, भड़क गए। तो विद्रोह कहीं कहीं क्या हो गया, शुरू हो गया। ये तत्कालीकरण था। तो हमें इस तरह से कारणों की हमें चर्चा करनी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और विद्रोह के स्वरूप को देखते हैं कि विद्रोह का नेचर क्या था, किस विद्वान ने क्या उसका नेचर बताया है, ठीक है। तो पहला क्या है, LER रिज ने कहा था कि ये मतलब ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, अर्थात हिंदू और मुसलमानों का। TR होम्स ने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बर अर्थात भारतीय और सभ्य अर्थात जो अंग्रेज ईसाई हैं उनके बीच युद्ध था। इन्होंने 1857 के विद्रोह को विद्रोह मानने से इनकार कर दिया। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और BD सावरकर ने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो जो दो चार स्वरूप जो बहुत चर्चा में रहते हैं उनको बताना होगा कि स्वरूप को लेकर के इसमें चर्चा थी कि ये क्या था। लेकिन हम BD सावरकर के कथन के अनुसार कहते हैं कि 1857 का विद्रोह क्या था, ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं याद रखिएगा
जो है क्या कहते हैं, बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि ये हिंदू मुसलमानों का ईसाई के प्रति षड्यंत्र था। तो नेचर को लेकर के जो है काफी डिस्कशन हुआ है, इसको भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेचर के बारे में बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1857 विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ है, तो मैंने बिल्कुल पॉइंट में बताया है, जिससे आपको याद जल्दी हो जाए। आपको जब याद हो जाएगा वहां पे पॉइंट में, तो आपको क्या होगा, पॉइंट में याद जल्दी होता है। ठीक है, जब याद हो जाएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, शब्द भंडार आपके पास मौजूद रहेगा। तो याद रखिएगा, बहुत सारे कारण थे, उन कारणों के करके हम बात करेंगे। सबसे पहला अगर कहा जाए तो 1857 के विद्रोह में अगर कहा जाए तो एकता की भावना का अभाव था। एकता नहीं थी क्योंकि उस समय संचार व्यवस्था मौजूद नहीं थी, तो विद्रोह सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे थे। अगर सब मिल के किए होते तो अलग परिणाम निकलता, तो सब लोग जो है अलग अलग तरीके से कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा संगठित प्रयास का अभाव था, लोग संगठित नहीं हो पाए थे, तथा संसाधनों की कमी प्रमुख कारण थे। जो संसाधन हमारे पास होना चाहिए था, प्रचार का माध्यम कैसे हो, ये सब नहीं था। ठीक है, तो प्रचार दो माध्यम से होता था, सैनिकों के बीच में कमल के फूल द्वारा, आम जनता में रोटी द्वारा। लेकिन परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं थी उस समय। सैनिक जो है प्रचार कैसे करते, ये सूचना दूसरे राज्य तक, दूसरे क्षेत्र तक कैसे पहुंचाते, तो संसाधनों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा विद्रोह में याद रखिएगा, जो शिक्षित वर्ग था ये अलग रहा। ठीक है, जो पढ़ा वर्ग होता है वो हमेशा याद रखिएगा कुछ अलग हटके काम करता है, लीक से हटके काम करता है, उनका काम अनोखा ही रहता है। तो उस समय भी अनोखा था कि 1857 के विद्रोह में अगर शिक्षित वर्ग भी आ जाता तो विद्रोह का जो है परिणाम थोड़ा और अलग होता, थोड़ा बहुत अलग होता ही, क्योंकि ये वर्ग भी आम जनता को जो है प्रभावित करता, उनको जो है जागरूक करता, विद्रोह की योजना बनाने में योगदान देता, कोऑर्डिनेशन करता, किसके साथ मिलकर, राजाओं और किसके साथ, सैनिकों के साथ मिलकर आम जनता को योजना बताता, क्योंकि शिक्षित वर्ग था। लेकिन ये बिल्कुल अलग रहा, उदासीन बना रहा। विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी और ना ही कार्यक्रम थे, कोई योजना नहीं थी। अचानक विद्रोह जो है मेरठ में शुरू हो गया, सिपाहियों में कुछ झड़प हुई और जो है विद्रोह सुबह सुबह शुरू हो गया। तो योजना का जो लक्ष्य था, आपने सुना होगा, 31 मई रखा गया था कि विद्रोह 31 मई को शुरू किया जाएगा, लेकिन इतना उबाल था सैनिकों में, 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया। और कार्यक्रम क्या हो, किस किस आधार पर कैसे विद्रोह किया जाए, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या योजना है, वो सब नहीं था। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया था, बहुत सारे क्षेत्रों के सैनिक नहीं विद्रोह में शामिल थे। तो जो है ये भी एक बड़ा कारण था कि सारे सैनिकों का सहयोग भी नहीं मिल पाया। ठीक है, पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। हमारे देश के ही पंजाबी और गोरखा और मद्रासी सैनिक हमारे ही सैनिकों को मार रहे थे, विद्रोह को दबाने में योगदान दे रहे थे। ठीक है, ये भी एक कारण था। इसके अलावा बात करते हैं सामंत वर्ग। याद रखिएगा, सामंत वर्ग ने विद्रोह का नेतृत्व किया। पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद और हैदराबाद के राजा अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। ग्वालियर, ये सब के राजा मदद कर रहे थे। विद्रोह के राजा और विद्रोह के सैनिक और लोग कहाँ छुपे हुए हैं बता देते थे। विद्रोह जब हो रहा था तो याद रुकावट डाल रहे थे। तो याद रखना, हमारे देश के राजाओं ने भी बहुत योगदान दिया विद्रोह को दबाने में भी, मतलब उनकी अंग्रेजों की मदद करने में। ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा की ऐसी भावना थी जिससे विद्रोही एकजुट हुए थे कुछ जगह पर, उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। इसके अलावा रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई, टेलीफोन ने बड़ी भूमिका निभाई, अंग्रेजों के लिए सूचना पहुंचाने में आसानी हुई अंग्रेजों को। इसके अलावा जो है ट्रेन से सैनिक जो है मद्रास से, पंजाब से अवध के क्षेत्र में उत्तर भारत जल्दी से पहुंच गए, तो विद्रोह जितनी जल्दी से शुरू हुआ उतनी जल्दी से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके अलावा बात करते हैं योग्य नेतृत्व का अभाव था। सब अपने अपने क्षेत्र में योग्य नेतृत्व कर रहे थे, आपस में कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। पूंजी और संसाधनों की कमी थी, मैंने बताई दिया है। लॉरेंस ने कहा था कि यदि उन विद्रोहियों में एक और योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते उसी समय, क्योंकि योग्य नेता कोई उस समय था ही नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र में थे। कंपनी के पास अच्छे अच्छे कौन थे, सेनापति थे जिन्होंने विद्रोह को दबाने में बड़ा भूमिका निभाया, जैसे लॉरेंस, निकोलसन, कैम्पबेल,
हैवलॉक, ठीक है, एडवर्ड जैसे योग्य सेनापति थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को दबाया। कोई जो है इलाहाबाद में, कोई बरेली में, कोई कानपुर में, कोई आपका लखनऊ में, कोई जो आपका क्या कहते हैं आरा में, तो कोई दिल्ली में, तो कोई जो है आपका झांसी में। सब अलग अलग सेनापतियों ने विद्रोह को दबाने में योगदान दिया। 1857 का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी भर नहीं थी। इसने अपनी असफलताओं में भी अपने महान उद्देश्य को पूरा किया। इसने एक प्रयास किया जो अन्य विद्रोहियों के लिए भी जो है विद्रोह के लिए जो है नहीं था, तो आगे वाले विद्रोह के लिए जो है इसने एक रास्ता खड़ा कर दिया, एक सीख दिया। तो याद रखना 1857 विद्रोह असफल तो हुआ, लेकिन कुछ परिणाम उससे निकले। उन परिणामों को भी हमें देखना है सीक्वेंस में। तो 1857 विद्रोह के क्या परिणाम निकल के आए ये देखना है। तो पहला, जो कंपनी का शासन हमारे यहाँ था, तो कंपनी का शासन क्या हो गया, हमारे यहाँ समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन, याद रखना उसी समय से महारानी का भारत पे अधिकार हो गया। तो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। अर्थात 1857 के विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र पढ़ा। इस घोषणा पत्र को स्टैनली ने तैयार किया था। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि अब आने वाले समय में भारत के कोई भी जो वर्ग है उनके धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और दूसरा, जो भारत के जो राजा हैं उन राजाओं के राज्य पर जो है उन कब्जा नहीं होगा। तो ना धर्म में कब्जा हस्तक्षेप होगा और राज्य पर कब्जा नहीं होगा। यही महारानी की घोषणा पत्र में लिखा गया था। तो ये दोनों नहीं होगा, तो याद रखना इससे भी जो है एक परिणाम निकल के आया। इसके अलावा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया, अर्थात अब भारत सचिव एक नया पद बना दिया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रह करके भारत का पक्ष रखेगा या भारत की जो है चीजों को वहां पर बताएगा। 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो है डायरेक्टर्स के द्वारा चुने गए जाने थे। याद रखना ये भी एक प्रावधान किया गया। किसका परिणाम था? 1857 के विद्रोह का परिणाम था। इसके अलावा 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और वायसराय नामक एक नया पद शुरू किया गया। तो जो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय नामक पद शुरू हुआ। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ब्रिटिश राज के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई, अर्थात अब किसी भी राज्य पर कब्जा नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार के भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई कि अब धार्मिक और जो है सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया तथा पील कमीशन के तहत भारतीयों के सैनिकों के अनुपात को क्या किया गया? कम कर दिया गया। अवध और बंगाल इन दोनों को ब्रिटिश सरकार में सैनिकों का नर्सरी कहा जाता था। लेकिन जब पील कमीशन ने कहा कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दो, ठीक है, और खास करके कहा कि बंगाल और अवध, क्योंकि यही विद्रोह किए थे। दूसरा, पील कमीशन ने यह भी कहा था कि ड्रेस कोड लागू करो, ड्रेस कोड लागू करो। इसके अलावा जो है जो लड़ाकू जातियां भारत की हैं उनको सेना में शामिल करो। तो पंजाबियों को, मद्रासियों को, गोरखा को, डोगरी को, इन सब की संख्या और बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके अलावा सैनिक भर्ती है तो रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसकी सैनिक भर्ती कैसे की जाए ये भी क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है। अंग्रेजी नीति फूट डालो और राज करो की नीति थी, तो फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कंपनी सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। अब देखा होगा जो है भारत में बहुत सारे जो रेजिमेंट थे वो जात के आधार पर, राजपुताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ठीक है, पंजाबी रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब कर दिया गया। इससे भी जो है उनको लाभ हुआ। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। 1861 का इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया। और याद रखना 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पारित किया गया। ये सब उसी 1857 के विद्रोह का परिणाम था जिसने प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के बदलाव लाए थे। ठीक है, इसके अलावा इससे राष्ट्रीय भावना बलवती हुई तथा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सामंत वर्ग के हाथ से मध्यम वर्ग के हाथ में चला आया। और यहीं से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले जो समय था वहां से
जो 1857 विद्रोह का जो एक तरह से जो नेतृत्व हुआ था, उससे सीख मिली कि हम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। कुछ कमियां जो थी, उन कमियों को अगर हम दूर कर दें तो विद्रोह में हम अच्छा काम कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो 1857 विद्रोह ने एक प्रेरणा का काम किया था, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 4 अलग अलग फेज में था। अब जो पूछा जाएगा आपको ऐसे ही लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, तो आपका जो आंसर होगा प्रभावशाली बनेगा। अगला क्वेश्चन ही चेक कर लेते हैं हम लोग, वो भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 में कुंवर सिंह के योगदान का परीक्षण कीजिए। यह 53 से 56वीं बीपीएससी में पूछा गया। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये याद रखना 43वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नाम से ज्ञात 1857 का जो विद्रोह था, ये औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों की प्रथम सशक्त और संगठित अभिव्यक्ति थी। 10 मई को जब विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ तो इसका प्रसार बिहार में सहित समस्त उत्तर भारत में हुआ। जुलाई 1957 में दानापुर छावनी स्थित 3 रेजिमेंटों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर, याद रखिए विद्रोह किया। और याद रखिएगा शाहबाद जिले में स्थित जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिल गए, जहां कुंवर सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संगठित और सशक्त चुनौती का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह में कुंवर सिंह की जो है अविस्मरणीय जो है भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान था, तो योगदान की हमें चर्चा करनी है। तो उससे पहले हम ये भी काम कर सकते हैं, एक बिहार का ऐसे मैप बना दें और बिहार का मैप बना करके हम जो है पहले क्या कर सकते हैं, तो याद रखना हम विद्रोह के जो प्रमुख क्षेत्र हैं हम उनको दिखा सकते हैं कि 1857 विद्रोह में दानापुर, इसके अलावा आरा, जगदीशपुर, इन क्षेत्रों को दिखा करके हम बता सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में ये प्रमुख क्षेत्र थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा अगला आपका जो है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का योगदान की बात करें या भूमिका की बात करते हैं तो क्या क्या उनकी भूमिकाएं थी। पहला आपका है 1857 के विद्रोह के दौरान जब प्राय सभी जमींदार और स्थानीय नेतृत्व अंग्रेजी शासन के समर्थक थे, उस स्थिति में 80 वर्ष की अवस्था में वाले कुंवर सिंह ने अंग्रेजी शासन की शोषण नीतियों का प्रतिरोध किया। तो याद रखना जब जिस समय जमींदार जो है छोटे छोटे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे, तो वहीं 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह ने क्या किया, उन्होंने आरा और जो है बिहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया और कहा कि नहीं, हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों के आगे नहीं झुकेंगे। इसके अलावा कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह के कुशल संगठनकर्ता थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 2 मोर्चे पर एक साथ खोले, पहला आरा और दूसरा बीबीगंज में, ताकि अंग्रेजों को ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके। ये उनका योगदान था। कुंवर सिंह ने छोटा नागपुर में, याद रखिएगा छोटा नागपुर में अगर कहा जाए तो वहां की जनजातियों को भी जो है संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो याद रखना संथाल परगना और बिहार के अन्य भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को प्रेरित किया। अन्य विद्रोहियों के साथ गठबंधन का प्रयास किया। संघर्ष के नेतृत्वकर्ता और प्रेरक बने। छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। छुप छुप करके वार करना भी शुरू किया। जितना क्षति पहुंचाई जा सके वो क्षति पहुंचाई जाए। ठीक है, इसके अलावा कुंवर सिंह की छापामार युद्ध जो पद्धति थी, याद रखिएगा अगर उसके बारे में बात किया जाए तो इससे अंग्रेजी सेना को विभिन्न स्थानों पर पराजित किया और उन्हें व्यापक क्षति पहुंचाई। इतिहासकारों के अनुसार वह छापामार युद्ध प्रणाली में शिवाजी के पश्चात प्रथम भारतीय थे। कौन? कुंवर सिंह, जिनकी छापामार युद्ध प्रणाली अंग्रेजी सेना नायकों के लिए निरंतर चिंता का विषय बना रहा कि छापामार युद्ध से बहुत नुकसान ब्रिटिश सरकार का किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो शिवाजी के बाद अगर कोई कहा जाए तो वो कुंवर सिंह ही थे जिन्होंने सबसे अधिक अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह की अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह, याद रखिएगा, जो है बहुत विपरीत परिस्थितियों में रह करके उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। जिस समय सारे जमींदार उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो है अकेले इसका नेतृत्व किया था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना कुंवर सिंह एक दूरदृष्टा भी थे। इन्होंने बेगम हजरत महल के साथ, लक्ष्मीबाई, नाना साहब आदि के साथ पत्र व्यवहार भी किया था और जो है आजमगढ़ और बनारस तक इन्होंने युद्ध किया था। तो याद रखना इनका योगदान बहुत बड़ा है। इसको आप ऐसे ही इनके योगदान को पॉइंट में जब आप लिखेंगे तब आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा।
नाना जो कहा जाए तो कुंवर सिंह नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अखिल भारतीय गठबंधन के निर्माता में भी जो निर्माण हुआ था उसमें संलग्न थे। तो इन्होंने जो नेतृत्वकर्ता विद्रोह था उनका भी जो इन्होंने प्रयास किया कि क्यों ना इसको एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया जाए, तो उसमें भी कुंवर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। संसाधनों की कमी, उनकी आयु ऐसी थी जो हर काम नहीं कर सकते थे। 80 साल के एक बुजुर्ग होने के बाद भी उन्होंने जो प्रयास किया वो आने वाले समय में जो है बिहार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए गर्व का जो है हमेशा वो महसूस कराता रहेगा, गर्व हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह का जब आंसर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो है जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक को करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा प्रयास से आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।